हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री के, जिसका यूनिट 3 कर रहे हैं हम। 3 महाद्वीपों में फैला एक साम्राज्य, ठीक है। और इससे पहले एक बात और कि जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि दी इससे रिलेटेड डाल दो वीडियो, मतलब कोई भी टॉपिक अपना आप देते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी क्लास को इसमें डाल दीजिए कि आप किस क्लास के हैं स्टूडेंट। उसके हिसाब से मैं नोट्स बना के वीडियो बना के डालूँगी, क्योंकि क्लास अगर नहीं समझ में आएगा मुझे तो मेरे नोट्स एक हाई लेवल के भी हैं और एक क्लास लेवल के भी हैं। तो अगर आप क्लास बताओगे तो मैं क्लास लेवल के हिसाब से उस नोट्स को डाल दूँगी, ठीक है। और मुग़ल एम्पायर के ऊपर किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था इंग्लिश में डालने के लिए, तो कल मैं बता दूँ, कल मुग़ल एम्पायर के ऊपर इंग्लिश में पूरे नोट्स और वीडियो मैं डाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि टाइम लगा, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो कल उसके रिलेटेड वीडियो मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। और प्लीज़ अगर क्लास कोई टॉपिक मुझे बता रहे हो करने के लिए, तो आप अपना क्लास भी ऐड कर देना कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हम, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला एक साम्राज्य, ठीक है। एक बात और, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ठीक है, जिसको मैंने प्रेजेंटेशन के तौर पे तैयार किया है। अगर आप लोग इसे पोस्ट करके लिख लेते हैं तो बहुत बेटर होगा। बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रोमन साम्राज्य, यह प्राचीन रोमन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों में फैला था, अर्थात यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। तीनों महाद्वीपों में 3 महाद्वीप कौन से? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसमें कहाँ फैला था? रोमन साम्राज्य, ठीक है। अगर हम रोमन साम्राज्य को जानने के स्रोत की बात करें तो देखो आप, टेक्स्ट, उस टाइम के टेक्स्ट क्या थे, क्या किताबें लिखी गई थी, वार्षिक वृत्तांत थे, जो भी, वो हमारे रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा, दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे उस टाइम के, ठीक है, वो हमें जानकारी देते हैं। अगला है मटेरियल रिमेन्स। इसमें हम किस चीज़ को लेते हैं? बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट को, पोट्री को, कॉइन्स को, ठीक है। ये हमारे क्या हैं? रोमन साम्राज्य को जानने की स्रोत हैं, ठीक है। और अगला हमारा हेडिंग है 2 शक्तिशाली साम्राज्य, रोम और ईरान, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रोम और ईरान पड़ोसी देश थे जो यूफ्रेटस नदी के किनारे चलने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी से अलग हुए थे। एक बात और, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आप प्लीज़ मैप लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं मैप जहाँ पे ऐड करना है मैं कर दूँगी। इसमें मैंने मैप ऐड नहीं किया है, आगे से जो भी यूनिट करूँगी उसमें मैप कर दूँगी। और इससे पिछले वाला जो वीडियो डाला था उसमें भी मैप डाल रखा है, तो आप लोग प्लीज़ मैप को देखिएगा, क्योंकि मैप क्वेश्चन में आते हैं पेपर में, ठीक है। आगे देखिए, वे दोनों प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। अगला हेडिंग है रोमन साम्राज्य। अब हम जैसे कि दोनों में 2 साम्राज्य पढ़े हैं, रोम और ईरान, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में, ठीक है। इसी के बारे में सारे वीडियो में चर्चा होगी। रोमन साम्राज्य यूरोप में स्पेन, पूर्व में सीरिया के भूमध्य सागर के साथ अफ्रीका के रेगिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखो, सहारा रेगिस्तान द्वारा दक्षिण और उत्तर में इसकी सीमाएं ईरान और डेन्यूब, राइन और डेन्यूब नदी द्वारा चिन्हित की गई थी। आप प्लीज़ मैप में देखिएगा सीमा और राइन और डेन्यूब नदी, ठीक है। और मैप लेके अगर आप बैठते तो प्लीज़ अपने माइंड में इमेजिन कीजिएगा, उस मैप को एक बार इमेज बनाइएगा अपने दिमाग में, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ, ठीक है। अब रोमन साम्राज्य के चरण कितने थे, कितने पार्ट में डिवाइड था? तो देखो, पहला तो है अर्ली रोमन एम्पायर 27 BEC टू 13 AD। दूसरा है लेट रोमन एम्पायर 400 AD टू 700 AD। अब एक और बात बता दूं कि रोमन साम्राज्य के जो पहला चरण है अर्ली रोमन एम्पायर, हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट रोमन एम्पायर में बहुत कम मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं जिसको पढ़ना है, अदरवाइज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में विभिन्नता क्या थी। देखो, ईरान की तुलना में रोमन साम्राज्य की विविध आबादी थी, ठीक है। इस अवधि में ईरान पर शासन करने वाले पार्थियन और सासैनियन राजवंशों ने बड़े पैमाने पर ईरानी आबादी पर शासन किया। अगला है, जबकि रोमन साम्राज्य विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों और संस्कृतियों को सरकार की आम प्रणाली से बंधे थे, ठीक है। आगे देखो, रोमन साम्राज्य में कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ग्रीक और लैटिन का इस्तेमाल किया जाता था। भाषाएं बहुत बोली जाती थी, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए ग्रीक और लैटिन वर्ड्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, राइट। आगे देखो, रोमन साम्राज्य में सभी लोग एक छत्र शासित थे, भले ही वे कहाँ रहते हैं और किस भाषा में रहते हैं, एक ही छत के नीचे थे, ठीक है। वो कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, उसमें कोई अलग कोई दो राह नहीं था कि उनके ऊपर कोई और शासन कर रहा है, किसी और के ऊपर कोई और, ठीक है। सिर्फ एक
राजा था उनका। आगे देखो राजनीतिक इतिहास के 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी। इसमें रोमन साम्राज्य के जो राजनीतिक इतिहास है इसमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने रोल को प्ले किया है। सबसे पहले अम्पायर, ठीक है, इसकी ये क्या है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा है सीनेट। सीनेट क्या है, बॉडी ऑफ वेल्थी फैमिलीज, यानी धनवान परिवारों के सदस्य होते थे और गणतंत्र सरकार में शक्तिशाली थे, ठीक है। अगला है आर्मी, ये क्या थे, पेड एंड प्रोफेशनल, सेना जो एक सकुशल और पेशेवर सेना थी जहां सैनिकों को 25 साल की सेवा देनी पड़ती थी। सशस्त्र सेना का अस्तित्व रोमन साम्राज्य की एक विशिष्ट और अलग व्यवस्था थी। ये बहुत ही खास विशेषता थी रोमन साम्राज्य की, ठीक है। अब रोमन साम्राज्य में सिंहासन का उत्तराधिकारी यानी सिंहासन पर बैठने का उत्तराधिकारी किसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। चलो देखें, परिवार का वंश या तो प्राकृतिक या दत्तक होता था। दत्तक का मतलब होता है अडॉप्ट, यानी बच्चे को गोद लेना, ठीक है। रोमन साम्राज्य में सिंहासन के उत्तराधिकारी में निर्णायक कारक कौन थे, दत्तक या प्राकृतिक पुत्र, ठीक है। इसके बाद सेना को भी इस अवधारणा के लिए तैयार किया गया था। उदाहरण के लिए टिबेरियस जो प्राकृतिक नहीं बल्कि अगस्टस का दत्तक पुत्र था, जो अगस्टस था, ठीक है, उसने टिबेरियस को एज अडॉप्ट किया था, ठीक है, ये कोई प्राकृतिक राजा नहीं था। आगे देखो, ऑगस्टस ने सेनेट की शक्ति को हटा दिया। एक आप पढ़ोगे प्रिंसिपेट एक शब्द है, उसको देखो क्या होता है, प्रारंभिक से रोमन सम्राट का शासन जिसके दौरान गणतंत्र सरकार की कुछ विशेषताओं को बरकरार रखा गया था। ऑगस्टस की को शांति के रूप में याद किया जाता है। दशकों के आंतरिक संघर्ष और सदियों के सैन्य विजय के बाद यह शांति लाया गया। पहली 2 शताब्दियों में बाहरी युद्ध भी कम हुए थे, ठीक है। अगला है विशाल रोमन साम्राज्य का प्रशासन। अब हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पश्चिम रोमन साम्राज्य को शहरीकरण की मदद से नियंत्रित और प्रशासित किया गया था। साम्राज्य के सभी क्षेत्र और प्रांतों में संगठित थे और कराधान के अधीन थे। हेरोदेस के राज्य में प्रतिवर्ष 5.4 मिलियन डेनरी के बराबर 125,000 किलोग्राम से अधिक सोने के बराबर उपज होती थी। दिनारियस, आप दिनारियस एक सिक्का है, आप इसके बारे में पढ़ोगे। दिनारियस एक रोमन चांदी का सिक्का था जिसमें शुद्ध चांदी का लगभग 4.5 ग्राम था, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि स्थानीय उच्च वर्ग अपने स्वयं क्षेत्र को प्रशासित करने और उससे कर वसूलने में रोमन साम्राज्य राज्य के साथ शामिल होता था, ठीक है। दूसरी ओर 3री शताब्दी के दौरान प्रांतीय उच्च वर्गों ने अनुभवी अधिकारियों को प्रदान किया जिन्हें प्रशासन की कार्य और सेना की कमाल संभाली, ठीक है। अब सीनेट को भी देख लो कि वे सीनेट वर्ग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए क्योंकि उनके पास सम्राटों का समर्थन था। कौन वे लोग थे, प्रिंसिपेट, ठीक है। अब लो देखो रोमन शहर का मतलब, ठीक है। रोमन शहर का मतलब है अपने स्वयं के मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और अपने उत्तराधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के साथ एक शहरी केंद्र। इसका मतलब क्या हुआ, रोमन साम्राज्य, ठीक है। आगे देखो रोमन साम्राज्य के शहर में रहने के लाभ क्या थे, तो देखो शहर में रहने का लाभ यह था कि देश में भोजन की कमी और अकाल के दौरान इस बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता था। शहरों में सार्वजनिक स्नानागार थे और शहरी आबादी मनोरंजन के उच्च स्तर का आनंद लेते थे, ठीक है। अब देखो 3री सदी का संकट। पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की अवधि थी। 225 में ईसाई में सासनियों नामक एक राजवंश उभरे। वे अधिक आक्रामक थे और यूफ्रेटस की दिशा में तेजी से विस्तार कर रहे थे, ठीक है। ये बर्बर लोग थे, ठीक है, इसको बर्बर कहा गया था। यही लोग जब आक्रमण करें तभी 3री सदी का संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है। अब देखो रोमन साम्राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विस्तार। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या है, लिंग, साक्षरता और संस्कृति, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिवार की संरचना। तो परिवार देखो कैसा था, एकल परिवार का प्रसार था। दूसरा पॉइंट है वयस्क बेटे अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे। तीसरा है वयस्क भाइयों के लिए एक आम घर साझा करना असाधारण था। गुलामों को परिवार में शामिल किया गया था। महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। व्यवस्थित विवाह सामान्य नमूना था। तलाक पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए आसान था। अगला पॉइंट है विवाह के बाद महिलाएं पिता की संपत्ति के लिए प्राथमिक उत्तराधिकारी बने। महिलाएं अक्सर अपने पतियों के प्रभुत्व के अधीन थी। पत्नी को अपने पतियों द्वारा पीटा भी गया, ये भी देखा गया था, ठीक है। प्लस पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का खुली हकदार भी बनती थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक है। ये पेपर में ज़्यादा आते हैं तो आप इन लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और आगे देखो नोट करके है सेंट ऑगस्टिन के बारे में है। यह 396 से हिप्पो के उत्तरी अफ्रीका शहर के बिशप था और यह चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च पद पर था। ईसाई समुदाय में बिशप सासे सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति थे और अक्सर बहुत शक्तिशाली होते थे। ये सिर्फ ऑगस्टिन के बारे में है, जिनके बारे में आपने ऊपर भी पढ़ा था, जिन्होंने टिबेरियस नामक बच्चे को गोद लिया था। ठीक है, अगला है साक्षरता। देखो कैसी थी यहाँ की साक्षरता दर साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच काफ़ी भिन्नता थी। सेना अधिकारी साक्षरता दर की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली रोमन साम्राज्य में जो सेना अधिकारी थे, जो संबंधित प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट करता थे, और ये लोग ज़्यादा शिक्षित थे। ठीक है, और जो प्रबंधक थे, स्टेट जो चलाते थे, जो सेना की कमाल संभालते थे, बेसिकली इन्हीं में साक्षरता ज़्यादा देखी गई है कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, अगला पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। तो सांस्कृतिक विविधता यहाँ कई तरीक़ों से थी, अब चाहे कपड़े को लेकर हो, चाहे खाने को लेकर हो, या चाहे बोली जाने वाली भाषाओं के हो। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर भाषाएं मौखिक यानी ओरल वर्बल बोला जाता था। ठीक है, और लैटिन भाषा का भी इसी रूप में इसी काल में प्रसार ज़्यादा हुआ था। आगे देखो प्राचीन रोमन साम्राज्य में आर्थिक गतिविधि। ठीक है, इसमें आप लोग जैतून के तेल, शराब का, कारखानों का ज़्यादा जिक्र सुनोगे, प्लस एम्फोरा का सुनोगे। एम्फोरा एक कंटेनर होता है जिसमें शराब और जैतून के तेल को डाल के भेजा जाता है। प्लस इसमें आप ड्रेसल 20 भी पढ़ोगे, जो स्पेनिश जैतून का तेल जिस कंटेनर में रखा गया उसे ड्रेसल 20 कहा गया था। ठीक है, और शराब जैतून के तरल पदार्थों को एम्फोरा एक कंटेनर का नाम था, इसमें रखा जाता था। ठीक है, प्लस इसमें आप ये भी पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ से ज़्यादातर कौन कौन से सामान है, जैसे इटली, सिसली, मिस्र में फ्यूम, गैलिल बाइजिया जो कि ट्यूनीशिया में है, दक्षिणी गुल जो कि दक्षिणी स्पेन में है। ठीक है, जो सिसली और बाइजियम से है, यहाँ से गेहूँ ज़्यादा मात्रा में रोमन को निर्यात किया गया है। ठीक है, खेती भी की जाती थी, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ पे एक बोल सकते हो ना कि वेल इकोनॉमी थी यहाँ की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसों की डिमांड थी, सामानों की डिमांड थी, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी वो सर्वोच्च और उच्च थी। ठीक है, वो मतलब बहुत अधिक विस्तार था उसका। ठीक है, अब आगे हमारा हेडिंग है गुलाम प्रजनन। ठीक है, गुलाम प्रजनन का मतलब होता है जो महिला दास होते हैं और उनके सहयोगी, उन्हें और अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशराइज्ड किया जाता है। ठीक है, जिससे ये दास प्रथा को इंगित करता है। इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे पैदा होंगे वो आगे चल के ये भी दास बनेंगे, और इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी दास बनेंगे, जिससे उनका काम हो सके। ठीक है, आगे देखो पूर्व रोमन साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली। देर में रोमन साम्राज्य में मौद्रिक प्रणाली टूट गई क्योंकि स्पेनिश चांदी की खदानें समाप्त हो गई। ये मैंने लेटर रोमन एम्पायर का करवा दिया है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट करवाया है और नहीं करवाया मैंने लेटर का। तो अगर आप लोगों को अगर वो इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग देख लीजिएगा, वरना वो ज़्यादातर नहीं आएगा, यही ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब रोमन साम्राज्य का विघटन देखो तो रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में पहली बार तो विभाजित किया गया। ठीक है, और रोमन और यूनान के बीच में भी युद्ध होने लगा, और भी बहुत सारे कारण थे, मैंने लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स हैं ये। और ना समझ में आए तो मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और दूसरा मैंने कह दिया कि कल मैं मुग़ल के ऊपर वीडियो अपलोड कर लूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तीसरा, जिस स्टूडेंट को कोई भी अगर टॉपिक मुझे बताते हैं कि इससे रिलेटेड मैम वीडियो डाल दीजिए, तो आप प्लीज़ अपने क्लास को भी सबमिट कीजिए वहाँ पे, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ आप इस क्लास के हैं तो आपका ये लेवल हो सकता है, और मैं इस लेवल के नोट्स बना के उसमें डाल दूँगी। ठीक है, और घर में रहिए, बहुत सेफ़ रहिए, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप अपने और अपने परिवार का और आसपास का ख्याल रखिए। ठीक है, बहुत इमरजेंसी हो तब बाहर जाइए, और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।